कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, गैस, या मतलब हम बोल सकते हैं वेपर फेज में चले जाते हैं। जिस वेपर का या जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वेपर पहले कंडेंस होगी कंपैरेटिव। मैंने कुछ एयर जो है उधर से हटा लिया, कोई भी गैस है उसको रिमूव कर दिया तो एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा कम, और एक्सटर्नल प्रेशर कम होते ही बेटा उसकी वेपर कम टेम्परेचर बनने लग जाएगी। डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, तो उसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप की होती है, एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, और ये लेक्चर बेटा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रफ्तार सीरीज में लास्ट लेक्चर भी होगा। ठीक है, तो इसमें बेटा हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बेटा मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था बेटा उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ लिया था। अभी हमारे पास प्योरिफिकेशन मेथड्स वगैरह हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम प्योरिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में कि सर हमें प्योरिफिकेशन करना क्यों है। ठीक है, तो बेटा जो भी हमारे पास नेचुरल प्रोसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं या फिर हम अगर लेबोरेटरी में मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहती है, या फिर ऐसे हो सकता है कि जब हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नेचर में जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है तो उसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो तो उनको हमें सेपरेट करना होता है। उसके लिए हम ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं। अब कौन सा मेथड कब यूज किया जाएगा वो डिपेंड करेगा बेटा कि अगर हमारे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनमें किस टाइप की प्रॉपर्टीज है, उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉमन मेथड्स कौन कौन से बेटा, एक है हमारे पास सब्लिमेशन टेक्निक, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड लास्ट है बेटा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक एक से। सबसे फर्स्ट है हमारे पास सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन क्या होता है आपको खुद को पता है क्या है बेटा, आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है, 9th-10th में पढ़ा होगा आपने बेटा कि सब्लिमेशन क्या होता है कि काफी सब्सटेंस ऐसे होते हैं हमारे पास जो हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन होना, मतलब लिक्विड स्टेट नहीं आती है उनकी। ठीक है, तो यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑन हीटिंग some solid substances change from solid to vapor state without passing through liquid state। ठीक है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, गैस, या मतलब हम बोल सकते हैं वेपर फेज में चले जाते हैं विदाउट इन लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट नहीं आती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो अगर ऐसे कंपाउंड्स मेरे पास हुए कि मान लो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं मान रहा हूं कि अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है बी। अब इनमें से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसको मैं हीट करने पर वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरा हमारे पास कन्वर्ट नहीं होता है या फिर लिक्विड में जाता है, तो हमारे पास अलग अलग कंपाउंड मिल जाएंगे। मान लो ए है, ए का हमने सब्लिमेशन किया, ए का क्या किया बेटा, सब्लिमेशन किया हीट करने पर, तो इसकी वेपर बनेगी, इस वेपर को हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ए मिल जाएगा और बाकी बी रह जाएगा। ठीक है, तो द प्योरिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल नोन एज सब्लिमेशन एंड इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटीज। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास सब्लिमेबल कंपाउंड जो होगा, जो कि मैंने बोला आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जो है हमारे पास वो सब्लिमेबल कंपाउंड है। कैसा है, सब्लिमेबल, मतलब इसकी अगर मैं सॉलिड स्टेट है और उसको हीट करूंगा तो डायरेक्टली किस में चला जाएगा बेटा, वेपर फेज में चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर है बेटा, तो अगर ऐसे कंपाउंड्स है जो एक सब्लिमेबल है और उसकी इंप्योरिटीज नॉन सब्लिमेबल है, या फिर हम ऐसा बोले कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेबल कंपाउंड है और दूसरा हमारे पास नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड है जिसको हम इंप्योरिटी बोल रहे हैं, तो उस वाले केस में हम क्या यूज करते हैं बेटा, सब्लिमेशन टेक्निक करते हैं यूज, उनको सेपरेट करने के लिए या फिर हम बोल सकते हैं प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कॉपी आप कर ही लोगे बेटा वीडियो को पॉज करके। क्लियर है, इस चीज में मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस अगर देखें हमारे पास तो आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या आता है बेटा,
क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है समझते हैं हम भाई, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पर बेसिस है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा और इम्प्योरिटी रहेगी, उनकी कोई भी सॉल्वेंट वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी रहेगी, ठीक है। मतलब एक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल रहेगा, दूसरा कम सॉल्युबल रहेगा, तो उस बेसिस पर है। तो इन ए सुटेबल सॉल्वेंट द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट, ठीक है। हमारे पास मान लो कि हमारे पास ये एक कंटेनर है और इसमें हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। क्या लिया बेटा, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, मान लो ये हमने सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हो गया बेटा हमारे पास सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्वेंट, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, इम्प्योर कंपाउंड ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इम्प्योर मिक्सचर लिख देता हूं, या इम्प्योर कंपाउंड लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना चाहे, ठीक है। इम्प्योर कंपाउंड, तो अगर हम इम्प्योर कंपाउंड को ऐड करते हैं बेटा, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट इन विच इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वो कंपाउंड उसमें बहुत कम सोल्यूबल रहेगा, बट जैसे ही मैं टेम्परेचर को रेज करूंगा, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारे पास कंपाउंड सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास क्या रहेगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल एट रूम टेम्परेचर बट एप्रिसिएबली सोल्यूबल एट हायर टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, जब कूलिंग करेंगे तो ऑन द कूलिंग सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज आउट एंड द रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। बात समझ में आती है। और जो हमारे पास फिल्ट्रेट बाकी बचेगा, उसमें हमारे पास क्या बच जाएगी बेटा, impurity, उसमें क्या बच जाएगी, impurity। तो द फिल्ट्रेट कंटेन्स impurities एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। तो वापस से हम ये प्रोसेस करते हैं, मतलब समझ में आया आपको क्या किया भाई, ये हमारे पास इसमें मैंने मिक्सर ये डाला इम्प्योर कंपाउंड का, ये डाला इसमें सॉल्वेंट में, रूम टेम्परेचर पर क्या है, ये बहुत कम सॉल्यूबल है। स्पेरिंगली सॉल्यूबल का मतलब बहुत कम सॉल्यूबल है, डिजोल्व नहीं हो पा रहा है सही से। तो उसके लिए क्या किया हमने, मान लो हीट किया, क्या किया बेटा, हीट। तो ये हमने मान लो इसको हीट किया, और हीट करने के बाद में क्या हुआ, हीट किया बेटा। अब हीट करने के बाद होगा क्या, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो गया, बट जो बाकी का जो हमारे पास इंप्योरिटीज है वो सॉल्युबल नहीं हुई। तो फिर क्या करेंगे हम, फिल्ट्रेशन करेंगे। तो फिल्ट्रेशन में हमारे पास इधर जो मिलेगा उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सॉल्वेंट रहेगा, और इंप्योरिटी हमारे पास फिल्ट्रेट की फॉर्म में अलग हो जाएंगी। क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है नहीं आती, क्लियर है। हाँ, कुछ कंपाउंड रहेगा हमारे पास जो इंप्योरिटी में भी रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपको हाई प्योरिटी चाहिए या फिर मेरे को हाई क्वांटिटी चाहिए, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को तो जितना भी प्रोडक्ट था, जितना भी कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो पूरा का पूरा ही आना चाहिए, तो वापस से अब हमारे पास ये जो फिल्ट्रेट मिलेगा, इसमें वापस से सेम प्रोसेस यूज कर लेंगे अपन। वापस से क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यूज करेंगे। तो धीरे 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 हमारे पास पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है हमारे पास कि डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड द इंप्योरिटी। एक कंपाउंड या इंप्योरिटी क्या रहती है हमारे पास, सॉल्युबल रहेगी सॉल्वेंट में, और दूसरा सॉल्युबल नहीं रहेगा। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल रहता है और इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल रहती है। आई होप ये पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है अलग करना। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन से अलग करना। तो हमने क्रिस्टलाइजेशन से अलग कर ली ये चीजें। क्लियर है बेटा, ये देखो क्रिस्टलाइजेज आउट। क्लियर है बेटा, चलिए भाई। तो सब्लिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या है हमारे पास, देखो ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टिलेशन में हमारे पास सही कॉन्सेप्ट आता है काफी अच्छा, तो ध्यान से समझेंगे। दिस इंपॉर्टेंट मेथड इज यूज टू सेपरेट, दो टाइप के सॉल्वेंट को हम कर सकते हैं। देखो डिस्टिलेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कौन कौन से कर सकते हैं, पहला है हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, ठीक है। एक हमारे पास ऐसा होगा कि वोलेटाइल क्या होता है हमारे पास, वोलेटाइल का मीनिंग मेरे हिसाब से वैसे तो आपको समझ में आता होगा, बट अगर नहीं भी आता है तो हम आपको बताएंगे।
वोलेटाइल का मतलब ये होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो सके, जिसकी वेपर बन सके। जिसकी वेपर बन सके। और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल उसको बोलते हैं जिसकी वेपर ना बन सके, कांट फॉर्म वेपर। तो वोलेटाइल क्या रहेगा? जिसकी वेपर बन सकती है, और नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसकी वेपर नहीं बनती है, उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक है, मतलब जो वेपर में हीट करने के बाद जिसकी वेपर बने, ठीक है, वो वोलेटाइल, और जिसकी ना बने वो नॉन वोलेटाइल। ठीक है, 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा पास, लिक्विड सॉल्यूशन, वहां पर बहुत यूज होने वाली है टर्म्स, वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है भाई, चलो भाई। तो एक तो हमारे पास ऐसा होगा जिसमें जो हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तो कैसा है हमारे पास? वोलेटाइल लिक्विड है, बट उसमें जो इंप्योरिटीज है वो क्या है बेटा? नॉन वोलेटाइल है। एक तो इधर यूज कर सकते हैं हम क्या? डिस्टिलेशन। और दूसरा हमारे पास होता है द लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, की या फिर देखो, या तो क्या हो, एक वोलेटाइल हो रहा है एक नॉन वोलेटाइल हो रहा है, मतलब एक की वेपर बन रही है एक की नहीं बन रही, वहां पर कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि उन दो कंपाउंड से, कंपाउंड मतलब जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा हम जिसको इंप्योरिटी बोल रहे हैं, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा? डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है? लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वेपराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा वो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होंगे? वेपराइज होंगे। ठीक है, द वेपर्स आर कूल्ड एंड द लिक्विड सो फॉर्म्ड आर कलेक्टेड सेपरेटली। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि जो वेपर है, अब देखो जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास, जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 334 केल्विन है, एंड एनिलीन का कितना है? 457। ये हमारे पास मान लो कि एक मिक्सचर है, मतलब हमें एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, कि क्लोरोफॉर्म अलग करना है और जो एनिलीन है वो अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? ये हमने मान लो एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इसमें हमारे पास मिक्सचर है किसका? एनिलीन का प्लस क्लोरोफॉर्म। वैसे तो सबको पता होना चाहिए, बट अगर फिर भी एनिलीन का किसी को फॉर्मूला नहीं पता, तो बेंजीन के साथ NH2 जो कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं बेटा? CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। हेलोफॉर्म बोलते हैं CHX3। CHX3 मतलब कोई भी हेलोजन होता है, CHX3 उसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्लोरीन आ गया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होता है ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन होता है आयोडोफॉर्म, इस टाइप से। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, तो हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म है, और दोनों को सेपरेट करना है, ये हमारा टास्क है। तो इस टास्क को कैसे करेंगे हम? अब हमने देखा कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ है कि एक वोलेटाइल हो दूसरा नॉन वोलेटाइल हो, तो हमें पता लगा इनकी प्रॉपर्टीज से कि दोनों ही वोलेटाइल है, मतलब दोनों ही वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ठीक है भाई, ये तो फिर मतलब इसका मतलब ये वाली तो नहीं काम करेगा। दूसरी टेक्निक क्या है हमारे पास? दूसरा ये कि अगर सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट डिफरेंस हो इनके बॉइलिंग पॉइंट में तो भी काम चल जाएगा। तो हमने देखा कि एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 457 केल्विन। कितना है बेटा? 457 केल्विन। तो इसका जो बीपी है वो है 457, और अगर मैं क्लोरोफॉर्म का बीपी की बात करता हूं तो वो है 334। कितना है बेटा? 334 केल्विन। ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। तो अब क्या किया मैंने? अब इनको हीट करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया बेटा? हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं इनको हीट करना स्टार्ट करूंगा, तो जैसे ही मेरा टेम्परेचर 334 केल्विन तक जाएगा, 334 केल्विन पर क्या होने लग जाएगा कि हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी, उसका वेपराइजेशन हो जाएगा, मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो उसकी क्या बन जाएगी बेटा? वेपर बन जाएगी। जनरली शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलता है आपको, अगर कोई प्योर कंपाउंड है तो उसका क्या मिलेगा? शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो हमारे पास 334 केल्विन पर क्या होगी बेटा? क्लोरोफॉर्म की वेपर बन जाएगी। अब क्या होगा? उस वेपर को हम सेपरेटली कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लो 334 नहीं 350 तक जाओगे तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसका काफी डिफरेंस है।
457, 100 केल्विन से ज्यादा डिफरेंस है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा का डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है बेटा? तो इधर हम लेके गए तो क्लोरोफॉर्म की वेपर अलग कलेक्ट कर ली, उसके बाद हम और हीट करेंगे तो एनिलीन की वेपर अलग कलेक्ट हो जाएगी, या फिर मान लो एनिलीन की वेपर नहीं भी कलेक्ट करनी है तो आप चलेगा। क्लियर है बेटा? बात समझ में नहीं आई? या फिर आप एक बार एक कंटेनर में क्या की क्लोरोफॉर्म, दूसरे में क्या किया एनिलीन, बाकी हमारे पास जो भी सॉल्वेंट है या इंप्योरिटी वगैरह है वो बच जाएगा। क्लियर है बेटा? इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है हमारे पास। इसमें तो क्या करेंगे हम, एक वोलेटाइल है दूसरा नॉन वोलेटाइल है तो कोई समस्या ही नहीं है, एक की वेपर बनेगी दूसरे की नहीं बनेगी, जो वेपर बनेगी उसको दूसरे कंटेनर में कूल कर लेंगे हम। क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आती है आपको? अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये डिस्टिलेशन का, ये हमारे पास डायग्राम भी दे रखा है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा वो है। इधर हमने हीट किया तो हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वेपर बनेगी बेटा। वेपर बनने के बाद इसको कंडेंस करेंगे, मतलब कंडेंस से क्या होगा, वापस से उसका टेम्परेचर कूल करेंगे, लिक्विड फेज में आएगा, और इधर हम क्या कर लेंगे बेटा, लिक्विड सब्सटेंस को कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, अलग कहीं से नहीं है, एनसीईआरटी का ही बेटा। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हमने, इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओसी लिख देता हूं मैं। क्लियर है बेटा? हीट किया इधर हमारे पास, हीट करने के बाद थर्मोमीटर क्यों लगा हुआ है, थर्मोमीटर क्यों लगा हुआ है बेटा, टेम्परेचर के लिए। किसके लिए बेटा? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कि कितना टेम्परेचर हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर मान लो इसमें एनिलीन और क्या हुआ बेटा, क्लोरोफॉर्म हुआ, तो हमें पता तो लगा, आईडी से थोड़ी ना हो जाएगा कि भाई हाँ ठीक है यार, हाँ इतना गर्म हो गया है, क्या हो गया होगा, इतना टेम्परेचर, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है? तो थर्मोमीटर से हम क्या करेंगे बेटा, एग्जैक्ट टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं कि हाँ अभी हमारा कितना टेम्परेचर हो गया है। तो जैसे ही हमारे पास 334 केल्विन होगा तो एनिलीन की वेपर बनेगी और उसको हम इसमें कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? उसके बाद मान लो कि 350 तक गए, 350 बाद जितनी वेपर बनी उसको कलेक्ट कर ली, फिर इसको क्लोज कर देंगे, इधर से हटा के दूसरा सब्सटेंस, दूसरा फ्लास्क लगा देंगे। दूसरा फ्लास्क लगाते हैं हमारे पास क्या होगा बेटा, फिर टेम्परेचर को रेज करेंगे, 457 केल्विन तक जाएंगे, वापस से वेपर बनेगी, तो फिर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे तो हमें एनिलीन मिल जाएगा। बात समझ में आती है बेटा? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिस्टिलेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिलेशन टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे, ध्यान से समझना क्या है, एक एक लाइन समझाएंगे। इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच। देखो पॉइंट नंबर 1 ये था कि हमारे पास अगर एक वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास एक वोलेटाइल कंपाउंड है दूसरा नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है तो कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, डिस्टिलेशन। बात समझ में आ गई? या फिर अगर ऐसा आ जाए कि डिस्टिलेशन टेक्निक को कब कब यूज कर सकते हैं, जब ऑर्गेनिक एक कंपाउंड वोलेटाइल दूसरा नॉन वोलेटाइल, यस कर सकते हैं, करेक्ट है। दूसरा ये कि हमारे पास अगर उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस हो, काफी डिफरेंस हो, एप्रिसिएबल डिफरेंस हो तो यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो तो कर सकते हैं क्या, तो हमारे पास आएगा नो। और फोर्थ ऑप्शन मान लो आ गया कि ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या है, मतलब बोथ ए एंड बी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड बी हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल हो उसमें कर सकते हैं, और अगर सफिशियंट डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में तब कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है, देखो, if the difference in boiling points of two liquids is not much, simple distillation cannot be used. Simple distillation cannot be used to separate them. बात समझ में आ गई बेटा? अगर हमारे पास डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो सिंपल डिस्टिलेशन को हम यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इन दिस केस वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या यूज करेंगे बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज इन सच केसेज। बात समझ में आती है? ठीक है, अब होगा क्या हमारे पास, इन दिस टेक्निक वेपर्स ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर आर पास्ड थ्रू ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर कंडेंसेशन। तो हम जब कंडेंसेशन करेंगे उससे पहले हम कॉलम से पास करेंगे। ठीक है, द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड ओवर द माउथ ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क। जो हमारे पास ये डायग्राम था इसमें इधर की साइड लगा रहेगा। ठीक है,
इधर की साइड हमारे पास ये कॉलम लगा रहेगा। बात समझ में आती है बेटा? ठीक है, आगे डायग्राम बना हुआ है, देखेंगे हम। ठीक है, वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आप जब पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजिंग भी लगेगी, इधर बहुत अच्छे से समझना। क्या है? वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि जिस वेपर का या जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वेपर पहले कंडेंस होगी कंपेरेटिव जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम है उससे। ठीक है, मतलब क्या हुआ अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस बी है। ठीक है, अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 350 केल्विन। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने मान लिया कितना है बेटा हमारे पास, मान लो 365 केल्विन, ये हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास दोनों की वेपर बनी। ठीक है, तो इसका कंडेंसेशन पहले होगा। इसका कंडेंसेशन क्या होगा? इसकी वेपर का कंडेंसेशन फर्स्ट होगा और इसकी वेपर का कंडेंसेशन बाद में होगा। बात समझ में आ रही है? ये क्यों होगा ये भी हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, चलो भाई ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास द वेपर्स थस बिकम रिचर। तो इसका मतलब ये है कि अब क्या हुआ, हमारे पास वेपर है, दोनों की वेपर बनी भाई। इधर हमारे पास इसकी भी वेपर बनी, ए की भी और बी की भी वेपर बनी, दोनों की वेपर बन गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, दोनों की वेपर मिलेगी अब हमें। तो अब हमारे पास देखो भाई प्रॉब्लम कहां से आई, प्रॉब्लम यहां से आई कि जब हमने सिंपल डिस्टिलेशन किया तो सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे पास क्या था कि टेम्परेचर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, तो अलग अलग हमने सेपरेट कर लिया। बट अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास दोनों की वेपर बन रही है एक साथ। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें कुछ ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, या तो हम दोनों की वेपर को सेपरेट कर दे या फिर दोनों की वेपर में से एक को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर दे और दूसरी वेपर फॉर्म में ही रह जाए, वेपर स्टेट में रह जाए। ये हमारा एम है। ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने कि हमारे पास जो हायर बॉइलिंग पॉइंट जिस लिक्विड का रहेगा वो लिक्विड की वेपर कंडेंस होके लिक्विड फेज में आ जाएगी और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर फेज में ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो वेपर फेज में रहेगा इसका मतलब उसकी क्वांटिटी लिक्विड वेपर में ज्यादा रहेगी। तो यही बोल रखा है द वेपर्स, ये पॉइंट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द वेपर्स थस बिकम रिचर इन द लो बॉइलिंग कंपोनेंट। तो ये पूछ सकते हैं कि जो वेपर फेज है हमारे पास वो किस में रिचर रहती है, लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट या नन करके ऐसा कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। तो हमारे पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर ज्यादा मिलेगी और ये कॉमन सेंस भी बोलता है, भी हम बात करेंगे। ठीक है, द वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग कंपोनेंट असेंड टू द टॉप ऑफ द कॉलम। जो हमारे पास लो बॉइलिंग पॉइंट है जिस सब्सटेंस का उसकी वेपर हमारे पास जो ये फ्लास्क है इसकी टॉप पर जाएंगे और उसके बाद हम इसको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। द वेपर्स बिकम प्योर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो जो वेपर है हमारे पास वो क्या होगी बेटा, लो बॉइलिंग कंपोनेंट में क्या होती जाएगी, प्योर। तो प्योर होती जाएगी तो उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में। एंड पास थ्रू द कंडेंसर एंड द प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन रिसीवर। तो देखो भाई कहानी क्या है, कहानी इधर हमारे पास ये है, इधर समझो ध्यान से, ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है टफ। हमारे पास क्या दे रखा है उसने कि देखो इधर हमारे पास वो लिक्विड है जिसका डिस्टिलेशन हमें करना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ए और बी कंपोनेंट है, इसमें ए भी है और बी भी है जिनका बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो क्या हुआ, दोनों की वेपर बनी, दोनों की वेपर बनी तो हमारे पास ये कॉलम है जिसमें से हम पास करेंगे, ये कॉलम है जिसमें से हम पास करेंगे। तो अब इसमें हमारे पास दोनों वेपर आई। तो अब ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास कॉलम है ना, तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं, इस टाइप का कॉलम रहेगा ये, मान लो कि ऐसा कुछ। तो इसमें हमारे पास इस टाइप के लाइन बना सकते हो आप। ऐसे रहती है चीजें। ठीक है,
ठीक है, अब होगा क्या हमारे पास, इसमें दोनों की वेपर है, ए की भी वेपर है और बी की भी वेपर है, वी ए मतलब वेपर ऑफ ए एंड वेपर ऑफ बी दोनों है। ठीक है, ए का इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, मैं मान के चल रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ये बात हमने ऐसे ही मान ली है। ठीक है, अज्यूम करके चल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर जो आपने ये लाइन बोली थी, कौन सी, ये लाइन है इधर कि वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर्स ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो हमारे पास इधर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मान लो इसका है 350, इसका है 365। क्लियर है बेटा? तो हम मान लो कि हमने टेम्परेचर लेके गए 365 केल्विन तक लेके गए, टेम्परेचर कितना रेज किया हमने, 365 केल्विन तक लेके गए। 365 केल्विन पर क्या हुआ हमारे पास, दोनों की वेपर बन गई। ठीक है, उसके बाद हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, फ्रक्शनेटिंग कॉलम जो है इसमें जब वेपर जाएगी तो इधर टेम्परेचर ज्यादा, इधर तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा भाई, वेपर तुरंत, इसको लगाने का मकसद ही यही है, हमारा एम ये है कि जो वेपर है वो धीरे धीरे जाए, इधर टॉप पर पहुंचने में टाइम लगे। क्यों, जैसे ही टाइम लगेगा तो वेपर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होगा। अब आप मुझे बताइए कि जैसे ही 365 केल्विन है और टेम्परेचर मान लो 360 केल्विन आ गया, कितना आ गया, 360 केल्विन आ गया है, तो इस 360 केल्विन पर क्या होगा, ये तो लिक्विड में आ जाएगा। 360 केल्विन पर ये किस में रहना चाहेगा, लिक्विड में, और ये किस में रहना चाहेगा, वेपर में। ये किस में रहना चाहेगा, वेपर में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जैसे ही 360 केल्विन आएगा, ये आ रहा है, तो ये टेम्परेचर जो कम हो रहा है वो कौन गेन कर रहा है बेटा, ये हमारे पास जो लिक्विड है ये करता जाएगा, और इसकी वेपर जो है वो इससे, इसके बॉइलिंग पॉइंट से तो ज्यादा टेम्परेचर है अभी भी हमारे पास, इसके बॉइलिंग पॉइंट से तो ज्यादा टेम्परेचर है, तो अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर है तो ये वेपर फेज में ही रहेगा। ये किस में रहेगा, वेपर फेज में रहेगा, ये लिक्विड में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो वेपर फेज है हमारे पास, द वेपर थस बिकम्स रिचर इन लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। तो वेपर फेज इसी वजह से लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट में रिच रहेगा। क्लियर है बेटा? ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। बस, तो अब ये समझ में आ गया, तो अब क्या होगा हमारे पास, इधर हमारे पास क्या पहुंचेगा, इधर ओनली हमारे पास वो कंपोनेंट पहुंचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट, लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट इधर पहुंचेगा। ठीक है, और लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट इधर पहुंचेगा, उसके बाद वही सेम है हमारे पास, कंडेंसर आएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे, और इधर डिस्टिल्ड लिक्विड हमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये टेक्निक कब यूज की जाती है, जब सर हमारे पास दोनों की वेपर मिल रही है, और ये कब होगा, जब सर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तब। ठीक है, मेरे हिसाब से इस चीज को समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। ये आपने पढ़ रखा है सर, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर बॉइल हो जाता है वाटर। अगर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, वो नहीं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए आप, कि लिक्विड बॉइल होना किस टेम्परेचर पर स्टार्ट करता है। ठीक है, क्या बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का सराउंडिंग कंडीशंस पर डिपेंड करता है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ सर डिपेंड करता है। क्यों करता है? देखिए, ए लिक्विड बॉइल्स एट ए टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। कोई भी लिक्विड है वो बॉइल करना उस टेम्परेचर पर स्टार्ट होता है जब उसका लिक्विड की जो वेपर है उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रही है? अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, अगर मैं बोलूं आपके लिए कि कोई लिक्विड है जिसका एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और अगर मैं बोलूं कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है उधर ज्यादा है तो इस वाले केस में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसका आपने एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखा होगा कि जब हम हिल्स वगैरह पर जाते हैं, मतलब पहाड़ों पर जाते हैं, तो उस वाले केस में क्या होता है कि हमारे जो भी मैगी वगैरह बनाते हैं तो मतलब वो है ना, मतलब अपने जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप उधर मान लो कि खाना बनाने का सोचोगे, उधर ऐसी चीजें क्यों बनाई जाती है जिनको बहुत कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उसका रीजन यही है क्योंकि अगर जैसे मान लो आप उधर कोई सब्जी बना रहे हो जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, ज्यादा टाइम तक आपको उसको उबालना है,
तो पानी की वेपर तुरंत बन जाती है। क्यों? क्योंकि उधर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर हो जाता है कम, और एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा कम। मतलब अब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल ना होके कम टेम्परेचर पर बॉइल होगा, और कम टेम्परेचर पर बॉइल होगा तो पानी तुरंत वेपर बनता जाएगा, तो पानी बचेगा नहीं, सब्जी जल जाएगी। ठीक है, जली हुई सब्जी तो खाना चाहोगे नहीं तुम। क्लियर है बेटा? तो ये बात हो गई हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो उसकी वेपर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो अंडर रिड्यूस प्रेशर का कॉन्सेप्ट ही इधर से आया है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से। तो देखो ये मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। देखो अब हमारे पास तीन कंडीशन हो गई कि अगर एक हमारे पास लिक्विड वोलेटाइल है, दूसरा नॉन वोलेटाइल है, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन कर लेंगे। अगर दोनों सब्सटेंस लिक्विड है, लिक्विड मतलब वोलेटाइल है, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है, तो भी हम सिंपल डिस्टिलेशन कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो सिंपल डिस्टिलेशन नहीं हो, कब नहीं होगा? जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि मैं हीट कर रहा हूं, बट जो कंपाउंड है जिसको मेरे को सेपरेट करना है या प्योर करना है, वो अगर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट तक जाने तक या उससे कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब उससे कम टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज हो जाए, तो फिर किसको प्योरीफाई करोगे भाई? ए सब्सटेंस है उसका मेरे को प्योरीफाई करना है, और सिंपल डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से। तो आप उस टेम्परेचर तक अगर जाओगे, उससे पहले क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, और अगर डिकम्पोज हो गया तो फिर किसको प्योरीफाई कर रहे हो भाई? बात समझ में आ रही है? तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए क्या किया कि यार अपन ऐसा करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर इसकी वेपर लो प्रेशर पर, भाई डिकम्पोजिशन का टेम्परेचर तो सेम है, डिकम्पोज होने का जो टेम्परेचर है, डिकम्पोजिशन का जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है। वो ऐसे नहीं होगा कि हमारे पास कम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाएगा या ज्यादा पर होगा, नहीं, ये तो हमारे पास कांस्टेंट मान के चलो। ठीक है, ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो ये जब कांस्टेंट रहेगा तो हम क्यों ना कुछ ऐसी टेक्निक यूज करें जिससे कि वो कम टेम्परेचर पर ही बॉईल हो जाए, कम टेम्परेचर पर क्या हो जाए, उसकी वेपर बनने लग जाए। क्या हो जाए बेटा? वेपर बनने लग जाए। तो उसके लिए क्या करे कि सर एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो। एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम करने के लिए हमारे पास टेक्निक है बेटा, बिल्कुल है। तो एक्सटर्नल प्रेशर ये रहा हमारे पास, वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या करते हैं हम, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कर देंगे कम, और जैसे ही हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर कम करने की वजह से अब वो जो लिक्विड है वो कम टेम्परेचर पर बॉयल होगा, और फिर हम दोनों की वेपर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, सच लिक्विड्स आर मेड टू बॉयल, सच लिक्विड्स आर मेड टू बॉयल एट टेम्परेचर लोअर देन, boil at lower temperature lower than their normal boiling points। ठीक है, और वो कैसे किया जाता है, बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन देयर सरफेस, कि उनकी सरफेस पर जो प्रेशर है, या जिसको मैं बोलूं एक्सटर्नल प्रेशर जो है, उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो उससे क्या होगा हमारे पास, मतलब मैंने कुछ एयर जो है उधर से हटा लिया, कोई भी गैस है उसको रिमूव कर दिया, तो एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा कम, और एक्सटर्नल प्रेशर कम होते ही बेटा उसकी वेपर कम टेम्परेचर बनने लग जाएगी। मतलब जो इस टेम्परेचर पर वो डिकम्पोज हो रहा था उससे कम टेम्परेचर पर ही हम उसको क्या कर देंगे, वेपर में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास टेक्निक हो गई। ठीक है, सिंपल सा है हमारे पास एग्जांपल, मतलब सिर्फ इतना करना है आपको कि इधर हमारे पास वैक्यूम पंप की हेल्प से बस ये एक्स्ट्रा आया है, इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। वैक्यूम पंप यूज करेंगे जिससे कि इधर का जो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल, ठीक है, स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल विद वाटर। ठीक है, सिंपल सा फंडा है हमारे पास। किन के लिए यूज की जाती है बेटा,
स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, अगर ऐसे सब्सटेंस है तो उनके लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंशियल, देखो नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, तो ये आ गया मेथड नंबर 4। कौन सा गया 4। इसके बाद लास्ट है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, बहुत इजी सा फंडा है। देखो क्या है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्या है हमारे पास डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम। ध्यान से समझना, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ोगे। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम का मतलब क्या है कि इधर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या हो गया वाटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग इट विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इस एक्वस मीडियम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम सेक करेंगे किसके साथ बेटा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, इन विच, उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर सॉल्युबल होगा कंपेयर टू वाटर के, इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन इन वाटर। बात समझ में आ रही है बेटा। तो हम एक देखो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको हमें उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है। तो सिंपल सा फंडा है, आप ऐसा करो, देखो इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई ए है, ठीक है, अब आप अपने आप से अज्यूम कर सकते हो कि ए कौन है, इधर बी कौन है। ठीक है, कोई ए है वो बी के साथ जा रहा है। ठीक है, ए और बी भाई दोस्त है, रिलेशनशिप में है, कुछ भी आप अपने तरीके से समझ सकते हो, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, ए और बी रिलेशनशिप में है, दोनों की लाइफ बढ़िया चल रही है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आराम से भाई पार्टी वार्टी करने जा रहे हैं, बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं। ठीक है, मस्त शॉपिंग वॉपिंग हो रही है, मस्त मूवी वूवी देखी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद आया सी। ए और बी में प्रॉब्लम यही थी कि बस इनके पास बाइक भी नहीं थी, मतलब बाइक भी थी, मान लो कि कार वगैरह नहीं थी, इतना था। ठीक है, अब सी के पास क्या है, बाकी सारी फैसिलिटी है। ठीक है, एक तो ये आईफोन गिफ्ट कर देगा भाई बी को। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि इसके पास 4 व्हीलर है। ठीक है, मतलब गाड़ी वगैरह भी है। ठीक है, 4 व्हीलर का मतलब ऐसा मत समझ लेना सर टेम्पो है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। फॉर्च्यूनर भी है, फॉर्च्यूनर है इसके पास, बात समझ में आ गई। अब अगर इसके पास फॉर्च्यूनर है तो इसका मतलब ये है कि जो बी है वो सी के साथ मोर सॉल्युबल हो जाएगा कंपेयर टू ए के। ठीक है, बस तो बस काम हो गया, सेपरेट हो जाएगा। इधर से हम क्या कर लेंगे, वाटर से सेपरेट कर लेंगे। तो यही कहानी है, इधर प्रिंसिपल यही है। तो देखो क्या दे रखा है, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग इट विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन वाटर। तो हमारे पास जो ये सी है ना, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, और ए है वाटर। अब आप ये कभी नहीं भूलोगे ना, और बी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब अपने तरीके से आप समझ सकते हो। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो सी है और ए है, ये क्या होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए। मतलब ये दोनों दोस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों दोस्त हुए, सच्चे दोस्त की बात कर रहा हूं, वो नहीं जो पीठ के पीछे छुरा भोपे, उस वाले की बात नहीं कर रहे हम बेटा। ठीक है, ए और सी क्या नहीं होने चाहिए, दोस्त नहीं होने चाहिए, फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, वरना तो ये जो स्वैपिंग हो रही है ना, ये नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल। इमिसिबल मतलब फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए विद ईच अदर सो दैट दे फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट लेयर, जिससे कि इनकी दोनों की डिस्टिंक्ट लेयर बने, विच कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटरी फनल, जिससे कि हम फनल से हेल्प से सेपरेट आउट कर लेंगे। अब देखो क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन एक्वस लेयर। ये हमारे पास जो है ये ऑर्गेनिक, ये जो है इसको मैं अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो इसमें हमारे पास है a प्लस बी और इधर आया हमारे पास c। बात समझ में आ गई। ये जो आपको इस कलर में दिख रहा है ये क्या है, a प्लस बी है और ये c है। इसके बाद इसको अपन क्या किया, सेक किया अच्छे से, और इसके बाद हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। अब इसमें क्या हो गया हमारे पास, ये बच गया ओनली a और इधर क्या आ गया b प्लस सी। ये हमारे पास फनल है, तो फनल की हेल्प से क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो a जब निकल जाएगा तो b प्लस सी बच जाएगा। क्लियर है बेटा। अलग अलग लेयर बन रही है, अलग अलग लेयर क्यों बन रही है, क्योंकि ये दोनों दोस्त नहीं है, इमिसिबल लेयर बनना जरूरी है। ठीक है भाई, तो द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन टू गेट बैक
उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिलेशन वगैरह किसी भी मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। टू गेट बैक द कंपाउंड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट इन सेपरेटरी फनल। ये जो डायग्राम दिखा रखा है क्या है बेटा, ये सेपरेटरी फनल ही है। क्लियर है बेटा? तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चीजें। क्लियर है बेटा? चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास लास्ट टेक्निक है बेटा, क्रोमेटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये आप बेटा 12th क्लास में भी पढ़ोगे, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे। तो क्या दे रखा है, इन दिस टेक्निक द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन टू ए स्टेशनरी फेज। इसमें हमारे पास दो टाइप के फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज, दूसरा होता है मोबाइल फेज। नेम से ही पता चल रहा है, मोबाइल मतलब जिसको इधर उधर लेके जा सकते हैं, मतलब मोबाइल फेज वो रहेगा जो मूवेबल रहेगा, और स्टेशनरी फेज वो रहेगा जो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इन दिस टेक्निक द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज अप्लाइड। हमारे पास जो मिक्सचर है सब्सटेंस जिसको हम सेपरेट करना है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम किस पे अप्लाई करते हैं बेटा, स्टेशनरी फेज पर, कि वो फेज तो फिक्स रहेगा, बट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मिक्सचर है वो क्या रहता है, जनरली मोबाइल फेज रहता है, या फिर हम कोई सॉल्वेंट यूज करेंगे वो मोबाइल फेज रहेगा, ठीक है। विच मे बी ए सॉलिड और लिक्विड। जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। ए प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ए प्योर सॉल्वेंट, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और ए गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज, ठीक है। हमारे पास जो स्टेशनरी फेज है उस पर हम प्योर सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं, या फिर गैस ले सकते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं स्टेशनरी फेज पर स्लोली मूव करने के लिए, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। द मूविंग फेज इज कॉल्ड द मोबाइल फेज। तो जो मूविंग फेज है वो क्या करेगा, मोबाइल फेज है। अब इसमें हमारे पास लिखा हुआ है द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो ये कैसे होगा, क्योंकि अब इनकी जो स्टेशनरी फेज है हमारे पास, मान लेता हूं कि मैं ये हमारे पास मैंने एक स्टेशनरी फेज है, ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, स्टेशनरी फेज है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्टेशनरी फेज हो गया, ठीक है। अब इस पे मान लो कि मैं मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस ऐड किए थे मैंने इधर, ठीक है। इसमें हमारे पास ये वो है जो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स है, जिनको हमें मतलब एक से ज्यादा हमारे पास इसमें कंपोनेंट है जिनको सेपरेट करना है। तो अब ये जब मूव करेंगे ना, तो मूव करने की टेंडेंसी अलग अलग रहेगी। मान लो एक कंपाउंड इधर रह गया, ठीक है, दूसरा कंपाउंड हो सकता है कि हमारा इधर तक पहुंच जाए, ठीक है, तीसरा कंपाउंड हो सकता है कि इधर तक पहुंचे। तो इस तरीके से हम तीनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बात ये कि कौन कितना इजीली मूव कर रहा है या इसको प्रॉब्लम आ रही है मूव करने में, उसके बेसिस पर हम ये क्रोमेटोग्राफी कॉन्सेप्ट होता है। इसका आप प्रैक्टिकल भी पढ़ते हो, बट फिर से वही बता रहा हूँ 12th क्लास में आएगा आपका क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। चलो भाई, तो अब हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी पे, उसके बेसिस पर हमारे पास दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी है। कौन कौन सी है, एक है हमारे पास एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी हमारे पास पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। दोनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी देखते हैं हम, क्या है हमारे पास एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, देखो ध्यान से समझेंगे, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है हमारे पास, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब ऑन एन एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है, जो एडजॉर्ब कर रहा है। सबसे पहले तो एडजॉर्ब की अगर बात करें तो एडजॉर्ब क्या होता है हमारे पास, एक होता है एडजॉर्ब, एक होता है एब्जॉर्ब। तो एडजॉर्ब क्या होता है हमारे पास, सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्ब क्या होता है, सरफेस फिनोमिना, मतलब ओनली सरफेस पर होगा, सरफेस। और ये क्या होता है, मतलब हमारे पास ये कंप्लीटली होगा यूनिफॉर्मली, की जैसे मान लो अगर मेरे को इसमें हमारे पास, देखो ध्यान से समझना, अगर ये हमारे पास एडजॉर्बेंट है, ये क्या है एडजॉर्बेंट। अब मान लो कि मैंने इसके ऊपर कोई सब्सटेंस डाल रहा हूं जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एडजॉर्प्शन हो रहा है, मतलब एडजॉर्ब हो रहा है, तो ओनली सरफेस पर होगा, ठीक है। और अगर एडजॉर्ब हो रहा है तो वो थ्रू आउट पूरे में, मतलब सरफेस पर भी होगा और अंदर भी होगा, यूनिफॉर्मली सभी में एडजॉर्प्शन होगा। बात समझ में आ रही है, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर सब जगह। बात समझ में आ गई।
वो हो गया हमारे पास एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्ब होता है जैसे अगर मान लो आप चौक को गीला करो, चौक जो होता है ना अपने पास, अभी तो ये मेरे पास मान लो मार्कर है, ठीक है, बट अगर मान लो कि हमारे पास चौक होता है तो उसको अगर हम भिगोते हैं तो वो होता है एडजॉर्ब, क्योंकि पानी स्टार्टिंग में सिर्फ सरफेस सरफेस पर रहेगा। अगर बहुत कम टाइम के लिए बात करो तो अंदर से देखोगे आपको सूखा मिलेगा वो, तो वो एडजॉर्प्शन, वो एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब नहीं है। ए बी डिविलियर्स नहीं है, वो एडी है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो वो होता है एडजॉर्प्शन। तो अभी ये समझ में आ गया हो आपको? हाँ भाई, तो मैं बोल रहा था आपको कि adsorption chromatography is based on the fact that different compounds are adsorbed on an adsorbent। adsorbent क्या होता है? जो adsorb करेगा, ठीक है, टू डिफरेंट डिग्रीज। डिफरेंट डिग्रीज मतलब डिफरेंट अमाउंट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, किसी को ज्यादा एडजॉर्ब करेगा, किसी को कम करेगा, ठीक है। डिफरेंट डिग्री का मतलब क्या है? किसी का अमाउंट एडजॉर्प्शन का ज्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा, मतलब अट्रैक्शन वाली बात हो गई। किसी का अट्रैक्शन ज्यादा है, किसी का कम है, तो डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन हो गया, ठीक है। कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट्स आर सिलिका जेल। ये पॉइंट पूछ सकता है, वो एनसीईआरटी में ही है, तो पूछ सकता है कि जनरली हम कौन कौन से एडजॉर्बेंट यूज करते हैं, तो क्या यूज करते हैं? सिलिका जेल कर सकते हैं, एल्यूमिना कर सकते हैं। व्हेन ए मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर ए स्टेशनरी फेज, जब हम मोबाइल फेज को अलाउ करते हैं स्टेशनरी फेज पर मूव करने के लिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टेशनरी फेज को ही क्या बोल रहे हैं बेटा? एडजॉर्बेंट, क्योंकि उसी पर क्या हो गया? एडजॉर्ब होने वाला है हमारे पास। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर मूव वेरिंग डिस्टेंस ओवर द स्टेशनरी फेज। तो वेरिंग डिस्टेंस क्यों आया है? क्योंकि उनकी रीजन क्या है इसका? ड्यू टू डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डिग्री ऑफ एडजॉर्ब, ठीक है। एडजॉर्प्शन की डिग्री क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट मैंने आपको बताया था, किसी का अट्रैक्शन ज्यादा है, किसी का कम है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, तो एक एडजॉर्ब होगा, मान लो कि इस पॉइंट पर हो गया। जैसे मान लो कि अगर मैं इस टाइप से बनाऊंगा कुछ, फिर से मैं आपके लिए बनाऊं कि मान लो कि हमारे पास अभी हम वैसे आगे पढ़ेंगे, अभी आगे बता देंगे, ठीक है। टू मेन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। तो उसके बेसिस पर हमारे पास दो टाइप की होती है, एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? देखिए भाई, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है हमारे पास? कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ओवर ए कॉलम एडजॉर्बेंट पैक्ड इन ए ग्लास ट्यूब, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है हमारे पास? ए मिक्सचर ओवर ए कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्बेंट मतलब वही स्टेशनरी फेज हो गया जो फिक्स रहेगा, पैक्ड इन ए ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में रहता है। द कॉलम इज फिटेड विद ए स्टॉपकॉक एट इट्स लोअर एंड, ठीक है। देखो हमारे पास अगर डायग्राम को देखें तो हमारे पास ये स्टेशनरी फेज क्या है? हमारे पास ये स्टेशनरी फेज है लोअर एंड पर, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या कर दिया? ये हमारे पास मिक्सर है सॉल्वेंट का, जिसमें मिक्सर ऑफ कंपोनेंट्स है जिसको हमें सेपरेट करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी अलग अलग है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? देखो क्या करना था, उसने बताया था कि एक हमारे पास क्या होता है? स्टेशनरी फेज रहेगा। क्या रहेगा? स्टेशनरी फेज रहेगा। ये हमारे पास स्टेशनरी फेज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एडजॉर्बेंट। क्या बोल रहे हैं बेटा? ये हमारे पास हो गया एडजॉर्बेंट स्टेशनरी फेज का। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास? इसमें हम कंपोनेंट ऐड करेंगे। क्या करेंगे? कंपोनेंट, जिनको कि हमें अलग अलग करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट या फिर मोबाइल फेज। ये क्या है बेटा? ये हमारे पास है मोबाइल फेज। क्लियर है? अब ये क्या होगा? ये इधर से पास होते हुए जाएगा और अब हमारे पास अलग अलग सेपरेट होंगे। कि जैसे मान लो कुछ टाइम बाद देखोगे आपको, तो ए इधर रह गया, बी प्लस सी इधर आ गए, ठीक है। कुछ टाइम बाद देखोगे आप, तो देखो हमारे पास ये जो स्टेशनरी फेज है वो भी फिक्स है, बट ए प्लस बी, ए बी प्लस सी है, उसमें से ए अलग हो गया, बी प्लस सी बचे। कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे तो ए इधर आ गया हमारे पास अलग, बी अलग है और सी अलग है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे? तीनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे और हम इनको फिर अलग अलग कर लेंगे। क्लियर है बेटा? तो क्या लिखा हुआ है इसके बाद हमारे पास? देखें, इसको हम बोलते हैं एल्यूएंट। अभी बात करते हैं द मिक्सर एडजॉर्बेट, द मिक्सर एडजॉर्ब, द मिक्सर adsorbed on adsorbent is placed on the top of the adsorbent column pack।
ठीक है। तो जो हमारे पास मिक्सर है जिसको एडजॉर्ब करना है, उसको जो हमारे पास एडजॉर्बेंट है उसके टॉप पर रखते हैं। तो देखो ये हमारे पास टॉप पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ, क्लियर है बेटा। तो पूरी कहानी वही है सेम। An appropriate eluent which is liquid or a mixture of liquids is allowed to flow down the column slowly, जो कि हमने ऊपर रखा हुआ है solvent, depending upon the degree of which of the compounds are adsorbed, completely separation takes place। तो ये हमारे पास separation मिल गया है हर एक कंपोनेंट का, क्लियर है बेटा। जो मान लो कि ज्यादा एडजॉर्ब होगा, तुरंत एडजॉर्ब हो जाएगा, वो हमारे पास A है, कुछ टाइम बाद एडजॉर्ब हो रहे हैं तो B प्लस C, तो सबसे कम एडजॉर्ब होने वाला वो सी है, तो वो लास्ट में जाके एडजॉर्ब हो रहा है। ए इधर ही एडजॉर्ब हो गया, देन बी, देन सी, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास ए, बी और सी तीनों सेपरेट हो गए। तो ये हमारे पास है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्लियर है बेटा। लास्ट टेक्निक है हमारे पास कौन सी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं टीएलसी। क्या बोलते हैं बेटा, टीएलसी। आप हायर क्लासेज में जाओगे, जब एमएससी वगैरह अगर करता है कोई केमिस्ट्री से, मान लो, ठीक है, या फिर आप मान लो कि मेडिकल कॉलेज में भी जाओगे, तब भी आप ये चीजें पढ़ोगे लैब में, ठीक है, तब भी आपके पास लैब में आएंगे बेटा ये। तो ये तो प्रैक्टिकल होता ही होता है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या जिसको हम क्या बोलते हैं टीएलसी, तो इट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ ए मिक्सचर ओवर ए थिन लेयर ऑफ एन एडजॉर्बेंट, ठीक है, कोटेड ऑन ए ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट रहेगा जिसपे हम थिन लेयर क्या करेंगे बेटा, एडजॉर्बेंट की कोट कर देंगे, कोटेड कर देंगे। ए थिन लेयर जिसका हमारे पास 0.2 mm थिकनेस होती है, ऑफ एन एडजॉर्बेंट, जिसको मैंने बताया था आपको अभी कि एडजॉर्बेंट जनरली किसका यूज किया जाता है बेटा, हमारे पास सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, ठीक है, या तो सिलिका जेल यूज कर सकते हैं या एल्यूमिना। तो सिलिका जेल और एल्यूमिना इज प्रिपेयर्ड ओवर ए ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज। द प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट और क्रोमा प्लेट, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट और क्रोमा प्लेट। तो देखो जो हमारे पास क्रोमा वर्ड है ना, वो कलर से रिलेटेड होता है, ठीक है, आई थिंक लेटिन वर्ड है या पता नहीं जो भी है, बट क्रोमा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कलर होता है। तो अलग अलग कलर जैसे हमारे पास इधर बने, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर बन गए। तो इसी के बेसिस पर मेन प्रिंसिपल यही होता है हमारे पास कि कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट करें, उनको अलग अलग सेपरेट आउट कर सके, प्योर कर सके, ठीक है। The solution of the mixture to be separated is applied as a small spot about 2 centimeter above one end। तो देखो अगर मैं डायग्राम से समझाऊं आपको, तो हमारे पास देखो ये है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है नीचे, ये हमारे पास ग्लास की प्लेट है, ठीक है, और इधर मैंने जो ये मेरे पास ग्लास प्लेट है जिसको हम एडजॉर्बेंट बोल रहे हैं, इस मतलब ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट ली। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ग्लास प्लेट लेते हैं, ठीक है, ये ग्लास प्लेट ली। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमने हमारे पास एल्यूएंट यूज कर रहे हैं, सिलिका जेल हो गया या फिर हमारे पास एल्यूमिना हो गया, वो यूज करेंगे बेटा इधर। तो वो यूज करने के बाद उससे कोटेड कर देंगे। तो ये हमने उससे कोटेड कर दिया, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे, हम एक लाइन फिक्स कर देंगे जो हमने की है इधर। मान लो कि ये हमारे पास इसकी बेस लाइन हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी बेस लाइन, ये बेस लाइन हो गई, क्लियर है बेटा। तो यही हुआ इधर, देखो ये हमारे पास बेस लाइन हो गई है। इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, मैंने ज्यादा कर दी है, इसकी हाइट बहुत मतलब इतनी होगी, बहुत कम होती है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इधर देखो हमारे पास जो मेरे पास मिक्सर है जिसको मेरे को सेपरेट करना है, उसका मैंने एक मार्क कर दिया इधर, ये डॉट, ठीक है, ये डॉट कर दिया है। अब इसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा मिक्सर भी हो, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं है तो हो सकता है इसमें एक से ज्यादा मिक्सर भी हो, और हो सकता है अकेला एक ही कंपोनेंट भी हो सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो अब होगा क्या, हमारे पास एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट, ये सैंपल डॉट है जिसको हम सेपरेट करना है, ये सॉल्वेंट है, ये बेस लाइन है जो हमने ग्लास प्लेट है जिसपे हमने एडजॉर्बेंट का लेप किया है, कोट किया है, उससे हुआ है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास देखो ये जार हो गया। अब होगा क्या, हमारे पास जो ये बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन है, ये हमने इसकी फिक्स है, हमें हाइट पता है, ठीक है। अब होगा क्या, ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये मोबाइल फेज है जो कि हमारे पास हमने जो सिलिका जेल यूज किया है या फिर एल्यूमिना यूज किया है, उसकी सरफेस पर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये मूव करेगा तो हमारे पास ये जो सैंपल डॉट है ये भी मूव करना स्टार्ट होगा, और ये मूव करता करता इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब अगर मान लो इसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हुए, तो अब हर एक सेम अमाउंट से तो मूव करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ एडजॉर्ब अलग अलग है, ठीक है। तो अगर अलग अलग है, तो अगर मैं मान लूं कि इसमें मेरे पास दो कंपोनेंट है, तो कुछ टाइम बाद एक कंपोनेंट इधर आ गया और मान लेते हैं दूसरा कंपोनेंट इधर आ गया,
ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारे पास ये जो बेस लाइन है, सॉल्यूशन वो कहां तक आ गए, इधर तक आ गया। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन कहां तक आएगा हमारे पास, इधर तक आ गया। तो अब देखो हमारे पास, अब इन्होंने सिंपल सा बोल रखा है, तो ये अलग अलग हो गए हमारे पास। अब इधर एक टर्म यूज करते हैं हम, रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको आरएफ फैक्टर बोलते हैं। ये कैलकुलेट करवाने के लिए आ जाता है एग्जाम में। तो ये क्या है, इसको समझो अच्छे से। ये होता है हमारे पास डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन। जो हमारे पास सब्सटेंस है, इसमें अगर एक सब्सटेंस है तो उस पर्टिकुलर एक ही रहेगा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा सब्सटेंस है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज है, तो उसमें हमारे पास दो अलग अलग है, तो उनका अलग अलग आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये आ गया हमारे पास, तो इस डिस्टेंस को मैं बोल दूंगा इधर, ये जो डिस्टेंस है ये हो गई हमारे पास x1। अगर अलग अलग सब्सटेंस है तो ये हो गया x1। तो ये x1 इस कंपोनेंट 1 वाले का रिटार्डेशन फैक्टर हो गया। और अगर मैं दूसरे सब्सटेंस की बात करूं, मान लो इसकी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2। क्या हो जाएगा बेटा, x2। ये हो गया x2। ठीक है, और ये जो टोटल लाइन है जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन ने ट्रेवल किया है, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन ने नहीं, सॉल्वेंट ने जो ट्रेवल किया है उसको हम बोलते हैं y। क्या बोलते हैं, y। तो रिटार्डेशन फैक्टर यही है कि सब्सटेंस ने कितना ट्रेवल किया है अपॉन टोटल कितना हुआ है, मतलब सॉल्वेंट ने कितना किया। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन x, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है, y। तो ये हमारे पास दे रखा है, देखो ये हो गया हमारे पास y और ये हो गया हमारे पास x। क्लियर है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो कहानी में ये लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सर टू बी सेपरेट इज अप्लाइड एज ए स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव वन एंड ऑफ द टीएलसी प्लेट, जो कि बॉटम एंड ही होता है। ठीक है, द ग्लास प्लेट इज देन प्लेस्ड इन ए क्लोज जार कंटेनिंग द एलुएंट, ठीक है, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन है जो भी है। एज द एलुएंट राइजेज अप द प्लेट, तो एलुएंट क्या होगा, प्लेट के साथ धीरे 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 राइज करने लगेगा। जैसे कि हमारे पास ये राइज करने लगा, इधर देखो ये हमारे पास जो है, ये जो पिंक कलर की जो हमारे पास बेस लाइन थी, जो कि स्टार्टिंग, ये तो हमारे पास एलुएंट था। तो मान लो कि ये सॉल्यूशन पिंक कलर का है, तो धीरे 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 क्या करने लगेगा, राइज करने लगेगा। जैसे कि मान लो मैं पिंक कलर से करता हूँ, ये धीरे धीरे राइज करने लगे। जैसे ही ये राइज करेगा तो हमारे पास इस एलुएंट के साथ साथ ये जो पॉइंट है इसमें से ये भी राइज करने लगेंगे। बट अब इसमें हमारे पास जो मिक्सर है अलग अलग टाइप के, एक 1 एक 2, तो वो इस एलिमेंट में उनकी एडजॉर्प्शन पावर डिफरेंट डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से एक जो ज्यादा एडजॉर्ब होगा वो तुरंत हो जाएगा और जो कम एडजॉर्ब होगा वो ऊपर वाले पॉइंट तक जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा हमने लास्ट टेक्निक में पढ़ा था। ठीक है, एज द एलिमेंट राइजेज अप द प्लेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर मूव अप अलोंग विद द एलिमेंट टू डिफरेंट डिस्टेंसेज डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, जो मैंने आपको बताया, एंड सेपरेशन टेक्स प्लेस। और इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास सेपरेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्रोमेटोग्राफी फिनिश होती है और इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म होता है। ठीक है, तो रफ्तार सीरीज में बेटा ये हमारे पास ऑर्गेनिक था, जिसमें स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है और आपको पूरा जो भी हमारे पास चैप्टर्स थे, रिएक्शन मैकेनिज्म हो, जीओसी की बात करें, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया है बेटा पूरा, जितना मतलब इवन मेंस में रिक्वायरमेंट होती है उतना भी पढ़ाया है। तो लेवल वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीईआरटी का भी पूरा पढ़ाया है, लाइन टू लाइन, जहां पर जरूरत है वो पूरा एनसीईआरटी का पढ़ाया है। अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें। और अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरा बैकलॉग हो गया है या ये हो गया वो हो गया। अगर किसी के मान लो बीच में कुछ लेक्चर्स रह गए हो, मान लो भाई हो सकता है किसी वजह से बाई चांस वो अभी भी नहीं देख पाए हो ऑर्गेनिक के, वैसे ऑर्गेनिक के वीक में 2 ही लेक्चर होते थे, तो मेरे हिसाब से ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि आपने देखे नहीं हो। अगर नहीं देखे तो मतलब उसमें आप ही की कोई फॉल्ट होगी, अदरवाइज तो बहुत कम रेयर चांस बनते हैं कि किसी रीजन की वजह से रह गए हो। ठीक है, हाँ, अगर आप खुद ही रीजन बनना चाहो तो बेटा बात अलग है। अगर आपको चीजें करनी है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम था। बट अगर मान लो फिर भी ये चीजें रह गई हो तो आप बेटा अभी आपके पास 12th स्टार्ट होने से पहले टाइम है, तो तब तक आप चीजों को अच्छे से कर ले। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ मतलब अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होता है। उससे पहले मैं आपके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूं। ठीक, खुद से जीतने की जिद है मेरी,
मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं जमाने की, मैं भीड़ नहीं हूं जमाने की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। ऑल द वेरी बेस्ट। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।